बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट पंजाब पुलिस का एक पेपर हम डिस्कस करेंगे। 2020 में ये हुआ था। 85 पे इसका मेरिट रुका था और सीटें थी 75। 75 सीटें थी, 85 पे मेरिट रुका था इसका। 2020 में फिर वो केस की वजह से वो जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया था। उन सीटों का दोबारा से एग्ज़ाम होना है। तो अभी जो सीटें आई थी पंजाब पुलिस में 108, उनका एग्ज़ाम प्लान किया गया है कमीशन की तरफ से 24 तारीख को और 1 तारीख को। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इन्हीं डेट में एग्ज़ाम हो जाएगा और बहुत कम चांस हैं कि ये पेपर जो है 1 वीक या 2 वीक आगे चला जाए। इसके बहुत कम चांस हैं, बच्चे पूछ रहे थे, इसलिए बताना ज़रूरी है। बेटा ज़रा हम देखेंगे यहाँ पे जो है ना पेपर का एक तो पैटर्न आपको समझ आएगा कि जो अभी पेपर होने वाला है वो किस पैटर्न पे होगा। सेम सिलेबस है, सेम सीट है और सारी जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है तकरीबन। तो शुरू करते हैं बेटा। इसमें आपको पता है 10 सब्जेक्ट होंगे। जनरल जो सिलेबस होता है 99% जो सीटें आती हैं कमीशन में, पीपीएससी में, एफपीएससी में, उनका जो सिलेबस है वो जर्नल ही होता है। 10 सब्जेक्ट उसमें शामिल होते हैं, जिन 10 सब्जेक्ट में से ये पेपर बना हुआ है। अभी हम इसका एनालिसिस करेंगे और इसी पैटर्न पे अगर आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बेटा इन्होंने मैथ का डाल दिया है। वो कह रहा है एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg। इसमें आप ये देखें कि एवरेज जो है बेटा इसका हमारे पास फार्मूला, मैं कोशिश करूंगा यहीं पे कर दूंगा। एवरेज का हमारे पास फार्मूला होता है सम ओवर एन। एवरेज किसके बराबर होता है? सम ओवर एन। यही बेसिक फार्मूला है, इसी बेस पे सारे सवाल होते हैं। तो इसी पहली लाइन को देखते हैं। एवरेज ऑफ 8 पर्सन, 8 लोगों की जो एवरेज है वो कितनी है जी? उसने कहा है कि हमारे पास एन कितने हैं? 8 हैं नंबर। एन का मतलब है नंबर, एस का मतलब है सम। सम का भी नहीं पता हमें, एवरेज का भी नहीं पता, ए से एवरेज। तो यहाँ हमारे पास सम किसके इक्वल हो जाएगा? सम इक्वल हो जाएगा 8। 8 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 ए के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आया सम। वो जो एवरेज थी 8 लोगों की, उनकी एजेस का जो सम आया हमारे पास कितना है बेटा? 8a आया हमारे पास। यहां तक आपको समझ आ जानी चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास, उन्होंने कहा इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg। दोबारा से देखें, एवरेज बराबर है सम ओवर नंबर के। उसने कहा कि एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg। ये एवरेज है, इंक्रीज का मतलब प्लस होता है, इजाफा हो रहा है। कितना बढ़ रही है? 2.5। 2.5 जो है ना बढ़ रही है। उसी फार्मूले में लिख रहा हूं मैं। When one of them, अगर उनमें से एक, who weighs 56 kg is replaced by new man। ये जो हमारे पास सम था ये वाला, इसके अंदर एक बंदा था जिसका वजन था 56 kg। नहीं, 56 kg हमने क्या किया? यहाँ रिप्लेस किया। तो 56 kg उसका वजन था तो वो हमने निकाल दिया, तो -56 करें। 56 kg वाला बंदा निकालना है। किससे रिप्लेस करना है? न्यू मैन से। न्यू मैन का हमें पता ही नहीं है। वेट ऑफ न्यू मैन जो हमने मालूम करना है। फर्ज किया न्यू मैन जो हमने रिप्लेस किया, उसमें ऐड किया, उसकी जो एज है वो कितनी? एक्स है। तो प्लस में यहाँ क्या कर दूंगा? एक्स कर दूंगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। एन का हमें पता है कितने हैं जी? 8 है। वैसे ही हमारे पास 8 रहेगा। ये आपकी इक्वेशन बन गई है। इसे सॉल्व करें, आपका जवाब आ जाएगा। प्लस माइनस करें, 8 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 56 इधर आके प्लस हो जाएगा, 8 ए के साथ 8 ए कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना जी, अच्छा इसमें हमारे पास ये जो सम है ना, ये वाला कितना था जी? हमारे पास ये वाला डालेंगे हम, 8 है। तो हमारे पास ये सम जो है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ना। जो सम था पहले लोगों के एजेस का मजमुआ वो कितना था? 8a था। उसमें से 56 वाला निकल गया और एक्स जमा हो गया। इस तरह से इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। आगे चलते हैं हम। उसके बाद जी रेड लेक के बारे में पूछा गया, किधर है ये? तो ये यूएसए में है बेटा। इसके हवाले से और कुछ बन नहीं सकता। 1 लाइनर क्वेश्चन भी होते हैं, सारे क्वेश्चन की डिटेल नहीं करनी होती। इसे मैं रेज कर रहा हूं, हम आगे चल रहे हैं।
तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉजिकल यूनिट इन अ कंप्यूटर। तो जो लॉजिकल यूनिट होता है उसका फंक्शन होता है टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। देखिए हमारे पास जो कंप्यूटर होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट सीयू जिसे हम कहते हैं, और दूसरा हमारे पास सीपीयू के कह लें आप। सीपीयू को आगे हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, एक सीयू कंट्रोल यूनिट और दूसरा एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू। तो सीयू क्या करता है, कंट्रोल करता है कंप्यूटर के फंक्शंस को, और एएलयू क्या करता है, अरिथमेटिक। इसमें आपको अरिथमेटिक से आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई तकसीम ये सारे जो फंक्शन है वो यही एएलयू परफॉर्म कर रहा था। प्लस माइनस हम करते हैं ना कैलकुलेटर में भी, अपने कंप्यूटर पे भी, अपने मोबाइल पे भी। लॉजिकल सिस्टम होता है लॉजिक बेस, कोई अगर काम है बड़ा है छोटा है इस तरह से कर लें। जो हम कंप्यूटर से पूछते हैं ना कौन सी वैल्यू बड़ी है तो कंप्यूटर बता देता है आपको। तो ये परफॉर्म किसने किया, लॉजिकल यूनिट ने किया। प्लस माइनस करेंगे तो ये अरिथमेटिक जो यूनिट होगा उसने किया होगा। तो इसमें आपने उसने यही पूछा है हमसे लॉजिकल यूनिट का क्या काम है, उसका काम क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। जबकि सीयू का काम क्या होता है, पूरे सिस्टम को जो फंक्शंस हैं उन्हें कंट्रोल करना होता है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एमएस पावर पॉइंट व्यू। ये बड़े अरसे से सवाल है आ रहा है, इसमें कौन सा व्यू नहीं है। स्लाइड व्यू होता है, स्लाइड शो व्यू भी होता है, प्रेजेंटेशन व्यू भी होता है, जिसे सिंपली हम प्रेजेंटर कह देते हैं। आजकल ये आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। ओरिएंटेशन व्यू नहीं होता है, ये आंसर आपका ठीक होगा। ओरिएंटेशन व्यू यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। आगे हमारे पास फिर मैथ का सवाल आ गया होगा जी, 60 बंदे हैं, 60 men can do a work in 40 days, how long will it take 40 men to complete the same work। कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो 60 बंदे 40 दिनों में कर रहे हैं, 40 बंदे 60 दिनों में करेंगे, 40 बंदे 60 दिनों में करेंगे। फॉर्मूले से करना चाहे तो रेशियो और प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम इस तरह से इक्वल का निशान लगाएंगे, फिर हम देखेंगे हमने मालूम क्या करना है। तो यहाँ क्या मालूम करना है हमने, हाउ लॉन्ग, मतलब हमने डेज मालूम करनी है। पहले कितने डेज बताए गए, 40 बताए गए, तो 40 रेशो एक्स लिख दिया मैंने। इस साइड पे एक ही वैल्यू लिखनी थी, बाकी जितनी वैल्यू है वो दूसरी साइड पे लिखनी है। अब हमारे पास क्या है जी, अब हमारे पास है जी मैन, पहले 60 मैन थे, फिर अब 40 मैन है। तो 60 मैन एक काम को कर रहे हैं 40 दिनों में, और 40 मैन उस काम को उससे ज्यादा ही दिनों में करेंगे ना। तो एक चीज कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है, तो इसमें हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा। तो 40 रेशो एक्स लिखूंगा यहाँ पे। इनवर्स रिलेशन में हम उसकी जगह बदल देंगे, 60 पहले था तो 60 बाद में आ गया, 40 पहले था तो बाद में था तो 40 पहले आ गया। अब क्या करना है, इक्वल के करीब करीब वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर वालों को आपस में करेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास 40 है जरा एक्स, 40 एक्स इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 60। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने, 40 के साथ 40 चला जाए तो 60 जवाब आ जाएगा। इस तरह से भी आप फार्मूले के मुताबिक कर सकती हैं, या फिर आप वैसे ही कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड पाकिस्तान वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन 1933। तो कहाँ पे किया गया था, सवाल ये है। तो पाकिस्तान जो लफ्ज था सबसे पहले नो एंड नेवर, ये पंफलेट जारी किया था 1933 के अंदर चौधरी रहमत अली ने। उसमें ये लफ्ज यूज किया गया था पाकिस्तान, पाकिस्तान था, वैसे ये पाकिस्तान था जब इस्तेमाल किया गया था, बाद में फिर ये पाकिस्तान बना। तो चौधरी रहमत अली साहब की डेथ के हवाले से पूछता है कहाँ पे ये दफन है, ये भी पूछता है। तो कैम्ब्रिज में दफन है, ये इनकी डेथ हुई थी 1951 में। तो इन पे जो है ना ये तनकीद किया करते थे पाकिस्तान के ऊपर, जो पाकिस्तान बन गया था उसकी तकसीम के ऊपर और पॉलिसियों के ऊपर, इसीलिए जो है ना ये हमने इसे मुल्क से बाहर भेज दिया था। फिर ये भाई कैम्ब्रिज में रहे। जब ये फौत हुए थे इनके बारे में आता है कि इनकी जो लाश थी वहां पे जो है ना पड़ी रही 17 दिनों तक, और जो है ना उसके बाद इन्हें वहीं पे दफन कर दिया गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वहीं पे पढ़ाते रहे। तो हमारी तारीख कुछ अच्छी नहीं है। पढ़िएगा इनकी डेथ के बारे में, जो है ना कैसे इनकी डेथ हुई, आखिरी दिन इन्होंने किस तरह से गुजारे।
क्वेश्चन नंबर 7 है जी, मिस्टर जावेद इकबाल इज चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन के हैं, किसके हैं जी? सवाल है जी किस चीज के हैं जी? तो नैब के जो चेयरमैन है इसका ये पूछना चाह रहा है। उस वक्त ये जावेद इकबाल साहब थे, अब नहीं है। अब नहीं है, अब हमारे पास नजीर अहमद भट्ट साहब हैं। करंट अफेयर का सवाल है इस वक्त। जो नैब के चेयरमैन है वो उनका क्या नाम है बेटा? नजीर अहमद भट्ट साहब हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ नेम हैज बीन मेंशन इन द होली कुरान ओनली। कितनी दफा कुरान मजीद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद के तौर पे आया है? तो ये 4 टाइम आया है बेटा, रिपीटेड सवाल है। और आपका नाम अहमद भी था, तो अहमद आपका नाम एक बार कुरान पाक में रिपीट हुआ है। उस सूरत का भी पूछता है, सूरह अल सफ के अंदर। सूरह अल सफ के अंदर अहमद के नाम से आपको पुकारा गया है। अदरवाइज आपको 4 बार अल्लाह पाक ने मोहम्मद के नाम से पुकारा है। तो इस तरह से जो है ना जी ये सवाल बनते हैं। फिर ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि ये नाम जो है किसने रखा था? आपका नाम मोहम्मद किसने रखा और अहमद किसने रखा? तो आपका नाम अहमद जो है वो आपकी वालदा हजरत आमना ने रखा था। और आपका नाम मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद साहब जो मुतलिब साहब थे, अब्दुल मुतलिब जिन्हें हम कहते थे, तो उन्होंने रखा था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैड मिनिमम एज। कौन से प्रॉफिट हैं जिनकी कम से कम एज है? मिनिमम एज वाले जो प्रॉफिट हैं वो कौन से हैं? इसका जो सही आंसर है बेटा हजरत ईसा है। कमीशन के हिसाब से हजरत ईसा है। 33 ईयर जो है इनकी एज बताई जाती है। कुछ रेफरेंस में 31 भी मिली है। तो नबी पाक नहीं करना, नबी पाक की जो एज है वो 63 ईयर है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह पाक ने उन्हें जिंदा उठा लिया था, वापस आएंगे वो। लेकिन वो दुनिया में कितना टाइम गुजार के गए अभी तक? तो वो जितना टाइम गुजार के गए वो 33 ईयर है या 31 ईयर है। तो जो स्मॉलेस्ट जो एज है, मिनिमम जो एज होगी वो हजरत ईसा को आप ठीक करेंगे कमीशन के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास, डैश आर यूज टू डिस्प्ले डेटा। तो डेटा को डिस्प्ले कहिए, आपको सामने डिस्प्ले है, डेटा डिस्प्ले हो रहा है। तो इसे मैं किसके जरिए कर रहा हूँ? कौन सी डिवाइसेस के जरिए कर रहा हूँ? तो आउटपुट डिवाइसेस के जरिए। तो ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। हमारा मॉनिटर है, हम हार्ड फॉर्म में कोई प्रिंट लेके आ रहे हैं। तो डेटा जो आपको मतलब जिस तरह से मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, प्रेजेंटर जिस तरह से हमारे पास होता है, प्रोजेक्टर जिस तरह हम यूज करते हैं, स्पीकर है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? आउटपुट डिवाइसेज हैं। चेंज द वॉइस ऑफ फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, हैव यू लाफ्ड एट देम। तो वॉइस है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में फर्क याद रखिएगा। टेंसेस के हवाले से बात कर रहा हूं मैं। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में हमने इजाफा करना होता है, टेंस नहीं चेंज करना होता। हमने उसमें हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करना होता है बस। जबकि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में हम जो है ना टेंस को भी चेंज करते हैं, प्रेजेंट हो तो उसे पास्ट में कर देते हैं। ये फर्क है मेन, इसमें हमने टेंस नहीं चेंज करना, जिस वजह से यही मिस्टेक कॉमन बच्चे करते हैं। वो वाली जो फार्मूला है या जो असूल है वो इधर अप्लाई कर देते हैं, इधर वाले उधर कर देते हैं। पेपर में भी वो ऐसे ही चक्कर देने की कोशिश करता है। तो हैव आया हुआ है हमारे पास, तो आपको पता होना चाहिए हैव के साथ हम बीन का इजाफा कर सकते हैं बस। हैव के साथ हम बीन का इजाफा कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास हैव अपनी जगह पे रहेगा, हैव दे बीन लाफ्ड एट बाय यू। ठीक हो गया, क्योंकि देम है तो ये दे हो जाएगा सब्जेक्ट। हैव के साथ बीन का हेल्पिंग वर्ब का इजाफा किया हमने। लाफ्ड तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है हमेशा पैसे वाइस में, हर हाल में। एट बाय यू, यू है तो हमारे पास यू ही रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में जाके। आगे आ जाए हमारे पास, द लेटेस्ट एंटी मिलिट्री ऑपरेशन इन पाकिस्तान। तो ये बेटा उस वक्त अगर देखें तो रद्दुल फसाद था जब ये पेपर आया था 2017 में। ये रद्दुल फसाद शुरू हुआ था, 2023 में एंड हो गया। ये 2023 में एंड हो गया। तो इसमें से ऑप्शन में से रद्दुल फसाद ठीक है। लेकिन आपको पता है अभी पाकिस्तान ने 2024 में एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया है, और वो है अज़्म इस्तेहकाम। 2024 के अंदर पाकिस्तान ने जो मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया उसका नाम आपसे पूछा जाएगा, करंट अफेयर का सवाल है ये। तो अज़्म इस्तेहकाम भी आप याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 13, करेक्ट द सेंटेंस बाय चूजिंग राइट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पोर्शन। आई एम टायर्ड एज आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो सिंस और फॉर का यहाँ पे कंसेप्ट आया हुआ, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास ये जो टेंस हो सकता है, कौन सा हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकता है या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको सिंस और फॉर का कंसेप्ट मिलेगा, जिसमें टाइम मेंशन होता है। तो चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, उसके अंदर आई एम तो नहीं हम यूज कर सकते, तो हमारे पास कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो इसमें हमारे पास पास्ट नहीं है बल्कि प्रेजेंट का है, तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। आई वॉज वर्किंग नहीं, आई हैव बीन वर्किंग। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों में हैव के साथ बीन यूज होता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन बनेगा हमारे पास वो बनेगा आई हैव बीन वर्किंग। अच्छा, हैड बीन क्यों नहीं किया, क्योंकि मॉर्निंग है, सिंस मॉर्निंग। ठीक हो गया, अगर माजी की बात हो रही होती फिर हम हैड बीन भी कर सकते थे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हमारे पास 13 क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ 13 हो गए हैं, 14 पे आ जाते हैं जी। वो इज चीफ एग्जेक्टिव ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। अब नहीं है वहां पे, चीफ एग्जेक्टिव का ओहदा नहीं है उस वक्त, वैसे अब्दुल्ला अब्दुल्ला था। इस गिवन ऑप्शन में से अब्दुल्ला अब्दुल्ला ठीक है अगर वो ऐसी कॉपी करेगा तो, लेकिन उस वक्त था। अब सुप्रीम लीडर है इनका, अब कौन है इनका सुप्रीम लीडर है या फिर प्राइम मिनिस्टर है। हसन अखवंद जो है इनके डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो इस वक्त है। आमिर खान मुत्तकी जो है इनके, जो है ना जी, आमिर खान मुत्तकी साहब जो है इनके फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के। ये दो जो है ना जी आपने याद रखने होते हैं। आप देखेंगे हेड ऑफ द गवर्नमेंट और दूसरा फॉरेन मिनिस्टर किसी भी मुल्क का। अगर आप किसी मुल्क के बारे में याद करना चाह रहे हैं करंट अफेयर, तो ये दो नाम आपने याद रखने। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट का पूछा है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो हमारे पास सिंध बनेगा। सबसे बड़ा सूबा पॉपुलेशन के हिसाब से पंजाब 12 करोड़ से ज्यादा है। फिर हमारे पास सिंध है, तकरीबन 4.25 करोड़ इसकी आबादी है। फिर हमारे पास केपी की है 3.5 करोड़ के मुताबिक, और फिर हमारे पास बलोचिस्तान है तकरीबन कोई 2-2.5 करोड़ के करीब इसकी आबादी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल। तो कौन सा इसमें से मेटल है बेटा, मरकरी हमारे पास मेटल है। तो मरकरी के बारे में ये भी सवाल बनता है कि वो कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। तो हमारे पास जो मरकरी है ये बेटा क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए हम थर्मामीटर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर आर इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का पूछा ना उसने, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। किलोमीटर में नहीं, 1 किलोमीटर स्क्वायर में। तो 10 की ताकत 3 लिख सकते हैं, 1000 को इसकी पावर हमारे पास 2 हो जाएगी। जब ब्रैकेट के साथ पावर में पावर हो तो जो पावर होती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 10 की ताकत 6 हो जाएगा, मतलब ये 10 के साथ 6 सिफर, 1 के साथ 6 सिफर, 1 2 3 4 5 6। ये आपका ऑप्शन ठीक होगा, ये आपका ऑप्शन ठीक होगा, डी। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, which of the following function in Microsoft Excel is used to count atom in a cell range। तो काउंट फंक्शन यूज करते हैं हम, अगर सेल 1 2 3 4 पर सेल रेंज को अगर आपने काउंट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, काउंट का फंक्शन यूज करते हैं। वैक्सीनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जिनर। 1796 के अंदर एडवर्ड जिनर ने वैक्सीन को डिस्कवर किया था, साल भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन। अब ये हमारे पास बेटा क्या इक्वेशन है, इसमें से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। 3x को यही रहने दे, नफी 15 को उधर ले जाऊं उठाकर, नफी 6 को उधर ले जाऊं उठाकर। तो 3x बराबर है -15 और -6, तो -21 हो जाएगा। इक्वल के उधर जाके ये प्लस के 21 हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 21/3। आंसर आएगा आपके पास 7। आंसर आपके पास क्या आएगा जी, 7 आएगा। x की वैल्यू ही निकालनी थी हमने यहाँ से।
व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ अरब बिफोर इस्लाम। सवाल ये पूछा है कि उसने इस्लाम से पहले जो अरब थे उनका मजहब क्या था। तो वो बुत परस्ती क्या करते थे। नबी पाक का जो खानदान था वो दीन इब्राहिमी पे कायम था, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आ रहे थे ना ये सारे। तो बाकी जो सारे अरब थे वो बुतों की पूजा क्या करते, बड़े बड़े बुत थे उनके। हबल सबसे बड़ा बुत था, ये भी सवाल बना है। हबल की बेगम थी उजा, जो कि कुरैश का बुत था, ये भी सवाल बना, कुरैश वालों का बुत कौन सा था। इसी तरह से उनके बच्चे थे लात और मनात। तो ये बड़े बड़े बुत थे, इन पे पूरे का पूरा उनकी जो है ना जी अरब जो था इनकी पूजा किया करता था। सवाल नंबर 22 है जी हमारे पास, आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान के साथ कौन सा जो है ना जी हमारे पास जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 251 251 जो है हमारे पास क्या है जी, लैंग्वेज के साथ रिलेटेड है। डैश इज द कैपिटल ऑफ फिजी। तो फिजी का कैपिटल बेटा इसमें पूछा गया है, तो फिजी का कैपिटल है स्वाहा, SUVA, इस तरह से आप पढ़ेंगे इसे। विच गजवा इज, अच्छा इसमें देखें लीमा हमारे पास जो है ये कैपिटल है, आप देखें तो पीरू का। वेंतियानी जो है लाओस का है। तो इसमें इस तरह से आप इनके बाकी ऑप्शन में देख लीजिएगा। विच गजवा इज मेंशन्ड इन सूरा अल इमरान। सूरा इमरान के अंदर कौन सा गजवा मेंशन है। तो इसका जो सही आंसर है बेटा गजवा ओहद है। गजवा बदर जो है वो डिटेल के साथ बताया गया गजवा सूरा अनफाल में। तो सूरा इमरान के अंदर जो गजवा ओहद के बारे में भी बात की गई है और गजवा बदर के बारे में भी। लेकिन इसका जो सही आंसर है बेटा, आप ओहद को ठीक करेंगे ऑप्शन से, आपको उसको लग रहा है कि दूसरा दिया ही नहीं है। आगे जब व्हेन वाज कायदे आजम इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। बाकी तो कायदे आजम साहब 11 अगस्त को बने थे, 11 अगस्त 1947 को जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट बने थे। रिवर नाइल फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। दरिया नील जो गुजरता है वो कायरो से गुजरता है, काहिरा से। ट्रोपाली लीबिया में है, लीबिया में दरिया नील का ताल्लुक ही कोई नहीं है। लीबिया कैपिटल ट्रोपाली है। दमास्कस शाम का, एशिया में आ जाएगा, दरिया नील एशिया में थोड़ी है, वो तो अफ्रीका में है। अदन जो है ये सिटी है, पोर्ट सिटी है यमन का, ये भी अगेन एशिया में है, तो एशिया में तो नहीं है दरिया नील। तो कायरो जो है मिस्र का कैपिटल है और ये अफ्रीका में है। और कायरो को गिफ्ट ऑफ नाइल भी कहते हैं, कायरो को हम क्या कहते हैं, गिफ्ट ऑफ दरिया नील भी कहते हैं। दरिया नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। ये सवाल बनेगा आपका। आगे आज हमारे पास चेंज द नरेशन। ओल्ड लेडी सेड टू हर सन, इज इट नॉट योर ड्यूटी टू हेल्प मी इन माई ओल्ड एज। तो आप ये देखें कि ये हमारे पास सवालिया फिक्रा है। तो इसमें आप देखें ऑप्शन ए, द लेडी आस्क्ड हर सन, ठीक है यहां तक। अब ये हमारे पास क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें और सिंपल है। सिंपल का मतलब है कि ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इज आर एम वाज वर से। तो ऐसा सवालिया फिक्रा जो इज आर एम वाज वर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, जब उसे हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, इफ यूज करते हैं कमाज की जगह पे। तो अरसन के बाद मैंने कमाज को खत्म किया तो क्या लगाया, मैंने इफ लगाया। अगर यहाँ WH फैमिली का कोई वर्ड से शुरू हो रहा होता ये क्वेश्चन, ये सवाल, फिर हमने वही वर्ड उठा के लगा देना था इधर, इफ नहीं लगाते। फिर आगे है जी हमारे पास इट वाज नॉट, यहाँ हमारे पास इज है, इज। तो ये हमारे पास कौन सा है, ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में हम टेंस भी चेंज करते होते हैं। तो इज आर एम को वाज वर्ब में करते हैं। प्रेजेंट का जो भी हमारे पास कैटेगरी होगी, टेंस होगी, उसे हम पास्ट की उसी कैटेगरी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। इट वाज नॉट हिज ड्यूटी टू हेल्प हर इन ओल्ड एज। तो ए ऑप्शन इसका ठीक होगा बेटा, इसका आपका ए ऑप्शन ठीक होगा। आगे चलते हैं। व्हाट डज द फ्रेज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। घोड़े के पीछे क्या करना जी, रेडी को बांध देना, पीछे बांधी जाती है ना, अगर आप उसके आगे लाके खड़ी कर दें तो क्या है, आप अरेंजमेंट को सही नहीं लेके चल रहे हैं, आप चीजों को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, आपको समझाने के लिए मैंने कहा पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसका मतलब ये है टू डू समथिंग कंट्रेरी टू द कन्वेंशनल ऑर्डर।
जो ऑर्डर चल रही है उसके बेतरतीबी बेहंगम उसके कंट्रेरी मतलब अपोजिट, इस तरह से जो है ना क्या करना करना कुछ ऐसा करना जो कि सीक्वेंस के खिलाफ हो, तरतीब के अरेंजमेंट के खिलाफ हो। आगे आज हमारे पास एमएस एक्सेल 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू स्प्लिट विंडो इनटू टू। तो इसके लिए बेटा सही ऑप्शन हमारे पास बी है, व्यू में जाएंगे आप, फिर विंडो में जाएंगे, फिर उसे स्प्लिट कर देंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 30 है, ओल्डेस्ट रिवील्ड डिवाइन बुक, सबसे पुरानी जो आसमानी किताब है वो कौन सी है बेटा? तौरात है, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई थी। उसके बाद जिसे हम क्या कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट भी कह देती हैं। उसके बाद जबूर है, दाऊद अलैहिस्सलाम पे जो नाज़िल हुई दूसरे नंबर पे। सबसे पुरानी ये है या सबसे पहली ये हो जाएगी। दूसरे नंबर पे जबूर, जबूर आपको तो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई। तीसरे नंबर पे इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे, और आखिरी हमारे पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो किताब नाज़िल हुई वो कुरान है। ठीक हो गया। तो उसने क्या कहा है? ओल्डेस्ट पूछा है, लेटेस्ट नहीं पूछा। अगर लेटेस्ट पूछा होता तो उसने हमने फिर कुरान मजीद को ठीक करना था। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो कंसीडर्ड एज हार्ट। तो सीपीयू को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का हार्ट भी कहेंगे और कंप्यूटर का ब्रेन भी कहेंगे। आगे जब इसे हम क्या करते हैं जी देखते हैं, तो यहां उसने माइक्रो प्रोसेसर कहा है, सीपीयू लिखा ही नहीं है। जिस बच्चे ने रट्टा लगाया हुआ था वो तो गया। तो सीपीयू असल में क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है। आपने देखा होगा इस तरह से आपके कंप्यूटर के साथ केबल रखा होता है जिसके ऊपर सीपीयू लिखा होता है, इस तरह से लिखा होगा, या आप उसी को कम से कम सीपीयू समझते हैं। ये सीपीयू नहीं है, ये केबल है। इस केबल के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं डिवाइसेस लगी होती हैं, जिसमें से एक डिवाइस लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर, चिप लगी होती है छोटी। असल में सीपीयू आपका वही माइक्रो प्रोसेसर है, वो जो चिप छोटी सी लगी हुई है। रैम लगी होंगी इस तरह से, रूम लगी होंगी, उनके साथ एक छोटी सी चिप होगी जो हमारा क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर होगा। असल में वही हमारा सीपीयू है, वही हमारे कंप्यूटर का हार्ट है, वही कंप्यूटर का क्या है? ब्रेन है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। विच वाज द फर्स्ट गल्फ स्टेट हु रिकॉग्नाइज इजराइल। इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाली यूएई जो है पहली गल्फ स्टेट है। गल्फ का मतलब पर्शियन गल्फ की बात हो रही है। तो पर्शियन गल्फ में यूएई पहला मुल्क है जिसने इसराइल को तस्लीम किया इब्राहिम अकॉर्ड में। कार्ड का नाम भी पूछतेगा वो। कार्ड का नाम क्या है? अब्राहम या इब्राहिम कह लें। अब्राहम अकॉर्ड 15 सितंबर, इसकी डेट भी पूछी गई है 2020। 15 सितंबर करंट अफेयर का सवाल है। 15 सितंबर 2020 को इन्होंने मुआहिदा किया और इसराइल को तस्लीम किया। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो डू नॉट हैव स्टार्ट बटन। तो स्टार्टअप बटन जो है वो विंडो 8 में नहीं होता है। आप लगाएंगे रू चलना शुरू हो, ये सवाल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास बेटा। 34 में कह रहा है, टू क्रिएट टेबल ऑफ कॉलम एंड रो फॉर स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूजिंग स्प्रेडशीट, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड। उसने ये देखें सवाल भी समझे जरा। उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि हमने क्या करना है जी, टेबल ऑफ कॉलम एंड रो किसके लिए? मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए स्प्रेडशीट का लफ्ज इस्तेमाल किया। उसके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कौन से? आज हमारे पास एक्सेल है। देखिए सॉफ्टवेयर दो तरह से हैं, एक हमारे पास ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडो हमारा सिस्टम है, मतलब वो सॉफ्टवेयर जिससे बगैर सिस्टम चल ही नहीं सकता, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जिस तरह से हमारे मोबाइल में एंड्रॉइड एक सिस्टम है, एंड्रॉइड के बगैर आपका मोबाइल चल ही नहीं सकता। एंड्रॉइड बेसिकली क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे हम क्या करते हैं? अपने काम को आसान करते हैं, अपने काम को इजीली। जिस तरह हमारे पास प्ले स्टोर है, उससे हम क्या करते हैं? मुख्तलिफ ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास एक्सेल, पावर पॉइंट और ये जो हमारे पास है वर्ड, ये सारे के सारे क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम अपनी आसानी के लिए करते हैं। अब इनमें करते क्या है? तीनों में डिफरेंस क्या है? पूछता है सवाल पेपर में। वर्ड में हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मैंने कोई स्टोरी लिखनी है, मैंने कोई लेटर लिखना है, तो मैं क्या करूंगा? वर्ड के अंदर लिखूंगा, जिस तरह मैं इंसान लिखता है रजिस्टर पे, वैसे ही आप लिख सकते हैं। एक्सेल को हम कहते हैं, जो एक्सेल की बात हो रही है, एक्सेल में हम क्या करते हैं? एक्सेल बेसिकली इसे कहते हैं, हम जो है ना
बैंकिंग सॉफ्टवेयर कह लें, इससे हमने कोई रिजल्ट कार्ड बनाना है, कोई शीट बनानी है, शीट में हमारे पास रो भी होती है, कॉलम भी होती है, स्प्रेड शीट आप कह लें इसे। इसे जो है ना जी आप कह लें कि जो है ना जी इसमें आपने फार्मूले लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, आप मंथली चार्ट बनाते हैं, बजट बनाते हैं। ये सारे का सारा काम कहाँ हो रहा होता है? एक्सेल में हो रहा होता है। यही उसने पूछा था। इसी तरह से जो पावर पॉइंट है उसमें प्रेजेंटेशन, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ प्रेजेंटेशन, ये पावर पॉइंट में दे रहा हूँ, ये सारी पावर पॉइंट की स्लाइडें बनी हुई है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड जुडिशियल हिस्ट्री, व्हाट डज पीसीओ स्टैंड फॉर? पीसीओ होता है हमारे पास प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर होगा बेटा, ये हमारे पास ऑर्डर, बी ऑप्शन ठीक होगा। पीसीओ जो है ना ये हमारे पास जजेस जो है ना, ये बेसिकली तो ऑर्डर है, इसके हिसाब से इस ऑर्डर के बेस पे जज जो है ना वो क्या करते हैं, हलफ लेते हैं, और फिर वो जो है ना हलफ लेते हुए वो कहते हैं कि हम जो है ना जी क्या करेंगे जी, जो असल में कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम साइड पे रख रहे हैं, नजरिया जरूरत कह लें। तो वो मतलब जिस तरह से मुशर्रफ साहब ने 1999 में पीसीओ पे जजों से हलफ लिया था, जो नहीं माने थे, जिन्होंने उसके मतलब है कि मुशर्रफ का जो मार्शल लॉ था या इमरजेंसी थी 2007 वाली, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उन्हें घर भेज दिया गया था। जिन्होंने हलफ ले लिया था वो ताबेदार और अच्छे बच्चे बन के उन्होंने फिर अपना टाइम पूरा किया मुशर्रफ साहब के साथ। इस तरह से जिया ने 1981 में पीसीओ के जरिए जजों की हलफ लिया था। तो ये ऑर्डर होता है जो कि प्रेसिडेंट खुद ही जारी करता है और खुद ही मामला को आगे लेके चलता है। आगे चलते हैं जी। तो ये कोई अच्छा लफ्ज नहीं है, इसे नेगेटिव मतलब है कि उसमें कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम, टू फिश इन ट्रबल्स वाटर। टू फिश इन ट्रबल्स वाटर का मतलब ये होता है कि अपने जाती मफाद के लिए, इस तरह से यहाँ उसने कहा टू बेनिफिट फ्रॉम अदर्स ट्रबल, दूसरों की मुश्किलात से अपना फायदा ढूंढना, टू बेनिफिट फ्रॉम अदर्स ट्रबल्स, इसका ये आपका बनेगा। 37 है जी, विच गैस प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर कैन अब्सॉर्ब सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो जो यूवी रेडिएशन होती है हमारे पास, इसमें उसने कहा कहाँ पे अब्सॉर्ब हो रही होती है? जो सूरज से हमारे पास रोशनी आती है, लाइट आती है, उसमें बहुत सारी रेडिएशन होते हैं, जिसमें यूवी रेडिएशन अल्ट्रावायलेट जो है इंसानी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह पाक ने निजाम बनाया ओजोन का, ओजोन की एक लेयर मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो जज्ब कर लेती है उन्हें। अगर वो जमीन तक पहुंचे तो लोगों को कैंसर होना शुरू हो जाए, लोग बीमार हो जाएंगे, हमारे बॉडी के लिए वो जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ओजोन के बारे में पूछता है, इसका फार्मूला एक तो O3 है। तीसरा जो है ना ये कैसे डैमेज हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम एसी में फ्रिजेज में यूज कर रहे हैं उससे ये डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से जो है ना आपको इतनी सारी बीमारियां भी आ गई हैं। दूसरा जो है ना ओजोन कहाँ पे पाई जाती है? देखिए ये हमारी जमीन है, ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ के बाद इस तरह से हमारे पास क्या है? एटमॉस्फेयर की लेयर है। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर फिर हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये हमारे पास जो ओजोन की लेयर होती है ये तकरीबन जो है ना आप देखें कि स्ट्रेटोस्फेयर में होगी। ये कोई ये राउंड अबाउट होगी, आप देखेंगे 28 से 30 किलोमीटर की जो रेंज है उसके दरमियान में ये पाई जाती है। कभी कभी वो 20 से 30 भी कह देगा आपको, तो ठीक ही है। तो 28-30 वैसे बनती है एग्जैक्ट किलोमीटर की रेंज बनती है इसकी। 20 से 30 कह दे आपको, 10 से 30 कह दे, आप समझेंगे, या वो कह दे कि 25 से 35 के दरमियान में। तो इस तरह से वो आपको कह सकता है कि ओजोन कहाँ पे पाई जाती है, या कौन से स्फीयर में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है जी, कायदे आजम रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस इन विच ईयर? तो 1920 में इन्होंने रिजाइन किया था सत्याग्रह मूवमेंट की वजह से। सत्याग्रह मूवमेंट का अगर ऑप्शन ना हो तो फिर आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कह सकते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर सत्याग्रह मूवमेंट जो थी उसकी वजह से इन्होंने रिजाइन किया था 1920 में। इसी तरह से आप देखेंगे इन्होंने ये कांग्रेस से 1920 में। 1919 के अंदर जिना साहब ने रिजाइन कर दिया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, या काउंसिल जो थी, वासराय काउंसिल जिसे हम कह सकते हैं, वहां से रिजाइन कर दिया था ब्लैक लॉ की वजह से। ब्लैक लॉ, काला कानून क्या था हमारे पास? रोलेट एक्ट था, जिसे जो है ना जी जिना साहब ने अपोज किया था, वो बुनियादी हकूक के खिलाफ था। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन 39, रेनफॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ रेन गेज।
जो बारिश है वो रेन गेज से हम क्या कर सकते हैं, जो मेजर कर सकते हैं। गुलबदन बेगम वाज इंपीरियर हुमायूं सिस्टर थी। इसने हुमायूं नामा लिखा था, इसके बारे में सवाल था, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम जो थी ये मुगलों की पहली क्या थी, राइटर थी। मुगलों के खानदान में ये पहली राइटर थी, तो इन्होंने लिखा था हुमायूं नामा, जिसके बारे में सवाल पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन कनाडा? कनाडा में कौन सा दरिया बहता है जी? सारे बहते हैं। मैकेंजी रिवर भी बहता है, नेल्सन रिवर भी बहता है और फ्रेसर रिवर भी बहता है। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक हो गया जी। विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक? तो ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक हम बेसिकली जापान को कहते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन भी इसी को हम कहेंगे। ठीक हो गया जी। इंक्रीज लेवल ऑफ SGOT-AST इन ब्लड इज एन इंडिकेशन ऑफ? तो ये बेसिकली इंजाइम्स हैं, जब इनका इजाफा हो जाता है इंसान के जिस्म में तो फिर लीवर की जो बीमारियां हैं वो शुरू हो जाती हैं, जैसे कि हाइपरटाइटिस। हाइपरटाइटिस का सही आंसर होगा बेटा। When no tariff are imposed on all imports and export is called, तो फ्री ट्रेड कहेंगे। हम कुछ मंगवा रहे हैं कोई टैक्स नहीं लग रहा, हम कुछ बेच रहे हैं कोई टैक्स नहीं लग रहा, इसका मतलब क्या है? फ्री ट्रेड। तो फ्री ट्रेड इसका सही आंसर होगा बेटा। आगे चल जाइए 45 क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड? तो डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड जो है हमारे पास बेटा वो कौन सी है जी? लेक बेकाइल है। ये रशिया के अंदर है, 1642 मीटर इसकी डेप्थ है। डेप्थ वैसे पूछी नहीं गई है, तो ये रशिया के अंदर है डीपेस्ट लेक। लेक विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है। लेक सुपीरियर सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, और ये हमने नॉर्थ अमेरिका में इसे पढ़ा था। लेक सुपीरियर सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। नॉर्थ अमेरिका में हमने पढ़ा था, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे। लेक एरी भी हमारे पास वहीं कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे थी, बस इसका रैंक नहीं याद रखना आपने। क्वेश्चन नंबर 46 है जी हमारे पास। 46 में वो ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है जी, 1000 रुपया है, इज डिवाइडेड अमंग राबील एंड आमना इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:3 रिस्पेक्टिवली। हाउ मच विल राबील रिसीव? तो कितने पैसे हैं हमारे पास? 1000 है। कितने हैं? 1000 है। किसकी रेशो निकालनी है? राबील की। तो राबील मिसाल के रही है हमारे पास, राबील की रेशो और ये किसकी है? आमना की है। ये उसने बताया हुआ, पहले राबील लिखा है, पहले राबील की फिर उसकी आमना। तो राबील की निकालने, तो राबील की रेशो कितनी है? 2 है, डिवाइडेड बाय टोटल रेशो 3 और 2 5। इसे करें, आपका जवाब हो जाएगा 5 2 10 सिफर 200 ضرب 2 400, आपका जवाब आ जाएगा 400 आंसर आ जाएगा बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 47 है जी, डैश इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन अंटार्कटिका? तो लंबर्ड ग्लेशियर है बेटा, जहां से अंटार्कटिका के बारे में ये एक सवाल बनता है कि जो है ना कौन सा है जी? लंबर्ड ग्लेशियर जो है, लंबर फिशर ग्लेशियर जो है, ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है बेटा, अंटार्कटिका में है। ग्रेट बुक अल अत्तकान फी उलूम अल कुरान वाज कंपोज्ड ऑफ? जलालुद्दीन सयूती साहब की है जी। ये बेसिकली इजिप्टियन थे, बड़े जबरदस्त स्कॉलर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। जलालुद्दीन सयूती साहब की ये बुक है, इसके बारे में सवाल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 है बेटा, मनामा इज कैपिटल ऑफ विच एशियन कंट्री? एशिया के कौन से मुल्क का कैपिटल है जी? मनामा बहरीन का है। बहरीन का कैपिटल क्या है हमारे पास? मनामा है। बहरीन को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ पर्ल्स, मोतियों की सरजमीन। ये भी सवाल बन जाता है। गल्फ कंट्री है ये बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 50 है जी हमारे पास, ड्यू टू जियो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन नो पीस इज पॉसिबल इन अफगानिस्तान विदाउट द एक्टिव सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ? कौन से मुल्क की कोऑपरेशन और एक्टिव सपोर्ट के बगैर अफगानिस्तान में अमन हासिल नहीं किया जा सकता? सवाल ये है। तो इनमें से ऑप्शन दिया उसने, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान और चाइना। तो पाकिस्तान इसका जो है ना सही आंसर होगा बेटा, पाकिस्तान इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है जी हमारे पास, कंप्लीट द सीरीज मुकम्मल करनी है हमने। देखिए इसमें हमारे पास 3 है 4 है 7 है। सीरीज का जब भी सवाल आ जाए ना, सबसे पहले आपने देखना है कि उसमें 1 सीरीज है या 2 सीरीज है। सबसे पहले आपने ये काम, जब आपको पता चल जाए भाई 1 सीरीज है 2 है, कंफर्म हो जाए, उसके बाद आप देखेंगे स्क्वायर, कोई स्क्वायर तो नहीं बन रहा, कोई क्यूब तो नहीं बन रहा, फिर प्लस माइनस करके देखेंगे। इस तरह से आप जो है ना जी, जो सीरीज है उसकी सही जो है ना आंसर तक पहुंच जाएगा। देखिए जैसे मिसाल 3 है 4 है 7 है, कोई तरतीब नहीं बन रही।
इसका मतलब ये सीरीज चेक करेंगे, 3 के बाद 7 आया, 7 के बाद 11 है, 3 और 4 7, 7 और 4 11 पूरी हो रही है। नीचे से देखें, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, इधर आएगा 16, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 हमारे पास 15। तो ये वाला नंबर उसने पूछा था, वो तो अगला भी मैंने बता दिया, नेक्स्ट की तरफ नहीं जाना था उसने। इसके बाद क्या आएगा, तो 15 हमारा इसका आंसर होगा बेटा, 15 आंसर। तो इस तरह से जो है ना जी आप देखें कि आपने ये सवाल जो है ना करने हैं, इसे कंप्लीट कर लेती हैं। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी वैसे, चलें फिर भी हम कोशिश करते हैं कंप्लीट करते हैं। स्टैनले वोल्प्लेट के बारे में पूछा गया, ये क्यों मशहूर हुआ था, तो इसने बेटा जिना के बारे में बुक लिखी थी, मोहम्मद अली जिना के हवाले से इसने बुक लिखी थी, जिना ऑफ पाकिस्तान। जिना ऑफ पाकिस्तान के नाम से बुक लिखी इसने। भुट्टो पे भी किताबें लिखी, जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान, जबरदस्त किस्म का मतलब ये राइटर था। उसके बाद जी हमारे पास 53 एंजेलिना मेर्केल के बारे में पूछा, हेड ऑफ विच कंट्री, तो ये जर्मनी की हेड थी, अभी चली गई है। जबरदस्त औरत, 16 साल गुजार के गई है ऐसे चांसलर। जर्मनी के तो चांसलर होता है, हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो चांसलर होगा, इसके लिए 6 साल के लिए ये इलेक्ट होगा। 6 साल वाली बात कंफर्म करनी है आपने, काउंटर चेक करनी है। मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा है, मेरे ख्याल से 6 साल ही है। आगे चलते हैं जी। बाहर काफी 16 साल गुजार के गई है, जबरदस्त इसने टाइम गुजारा है। उसके बाद हमारे पास Who was the first पाकिस्तानी डॉक्टर, अच्छा आजकल जो इसका आजकल जर्मनी का जो चांसलर है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ओलाफ सोक्लाज, इस तरह से इसके स्पेलिंग हैं। आजकल जो चांसलर है जर्मनी का वो भी पूछा जाएगा आपसे, ये आपने जरूर याद करना है। एंजेलिना मेर्केल के बाद ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी डॉक्टर हु लॉस्ट हिज लाइफ ड्यू टू कोविड-19 इन्फेक्शन एंड वाज अवार्डेड विद निशान कश्मीर। कब की बात है, 27 मार्च 2020 की बात है। तो उसामा, डॉक्टर उसामा रियाज जो है ना बेटा, इसका सही आंसर है। 2 दफा उसामा रियाज आया हुआ है वैसे तो ये बेटा 2020 में जो है ना, जो पहले डॉक्टर हमारे फौत हुए थे, शहीद हुए थे कोविड-19 की वजह से, उसके बारे में पूछा गया है। निशान पाकिस्तान दिया था इसे जीबी की गवर्नमेंट ने, ठीक है, जीबी से इसका ताल्लुक था, गिलगित बल्तिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 55 है जी, विच व्हाई डिड द यूएसए विथड्रॉ फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इन जून 2018 की बात कर रहा है वो। तो भाई यूएसए ने विथड्रॉ किया है किससे, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से। क्यों किया, उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन ये थी कि ह्यूमन राइट की जो है ना वायलेशन कर रहा था इसराइल फलस्तीन में, गजा में। तो उसके खिलाफ जो है ना इसने क्या किया, सिफारिशात की कि इसके गलत कर रहा है ये, उस पर तनकीद करती थी ह्यूमन राइट और उसके खिलाफ एक्शन लेने की सिफारिशात कर रही थी। तो अमेरिका ने कहा कि ये क्या है जी, इसराइल के बायस्ड है, इसराइल के खिलाफ काम कर रही है, तो हम इसे छोड़ रहे हैं। तो इसका सही आंसर है, वजह पूछी थी, यूएसए बिलीव दैट देयर वाज अ बायस अगेंस्ट इसराइल। तो ये इसका सही आंसर होगा बेटा, करंट अफेयर था उस वक्त का। क्वेश्चन नंबर 56 है जी 56, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम वंस इन अ ब्लू मून। रेयरली होता है, कभी कभार, कभी कभार। इसका आंसर क्या है, ऑन रेयर ओकेजन्स, रेयरली, कभी कभार। वेयर इज द पिरामिड ऑफ गिजा सिचुएटेड। पिरामिड ऑफ गिजा का मतलब एहराम मिस्र कह ले, तो ये कहाँ है, मिस्र में। एहराम मिस्र, वो बड़े बड़े मीनार जो बने हुए दुनिया के जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड हैं जो बनाए गए, उनकी समझ नहीं आ रही है कैसे बनाए गए। क्वेश्चन 58 है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। लैंडलॉक्ड कंट्री वो मुल्क होता है जिसे समंदर नहीं लगता, जिसे कोई समंदर ना लगता हो, जिसे जिसकी कोई नेवी ना हो, ठीक है। तो ये कौन सा मुल्क है? यूएई तो नहीं है, यूएई को समंदर लगता है, इंडियन ओशन, क्यूबा को लगता है अटलांटिक ओशन, तो वैसे आइलैंड है। कीनिया को भी लगता है इंडियन ओशन। तो नेपाल जो है ना जी हमारा हमसाया मुल्क है, ये इंडिया के ऊपर है, इंडिया और चाइना के दरमियान में। तो नेपाल हमारे पास लैंडलॉक कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 59 है जी, द ओवर कुकिंग ऑफ फूड शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट, बचना चाहिए ज्यादा खुराक को पकाने से, क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, रिड्यूस द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड। जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो उसकी फूड की वो कम हो जाती है, जल जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 60 है जी, अ फ्रूट बास्केट कंप्राइजेस ऑफ ऑरेंज, पीच एंड स्ट्रॉबेरी इन द रेशियो बताया गया है। इफ देयर आर 8 ऑरेंज, हाउ मेनी टोटल फ्रूट्स आइटम्स आर देयर इन बास्केट। इसे देखें जरा,
हमारे पास क्या है जी, ऑरेंज है, सबसे पहले ओ लिख रहा हूं यहाँ पे, फिर पीचेज है हमारे पास, पीच है, और उसके बाद हमारे पास स्ट्रॉबेरीज है। रेशियो बताइए, उसने 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ये उसने खुद बताइए। उसने इफ देयर आर 8 ऑरेंज, अगर ऑरेंज जो है 2 के बजाय कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, तो बताएं टोटल कितने फ्रूट है उस बास्केट में। तो देखें 2 से 8 कैसे हो गए, मल्टीप्लाई किया हमने 4 से, तो 4 दूनी 8 हो गए। रेशो के अंदर आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, एक ही वैल्यू से करते होते हैं हमेशा। तो इसे भी आप क्या करेंगे, 4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी 4 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16। अब इसे जमा कर लें, आपका जवाब आ जाएगा 36, 36 आंसर आएगा आपका। 12 8 20, 20 और 16 36, इसका आंसर आ जाएगा 36। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु इज द हेड ऑफ पाकिस्तान टॉपिक एनर्जी कमीशन का जो इस वक्त हेड है, तो वो कौन है? जो उस वक्त तो नईम साहब थे जी, अब चले गए हैं, तो अब हमारे पास आए हुए हैं राजा अली रजा साहब हैं जी। इस वक्त हमारे पास राजा अली रजा साहब हैं, करंट जो है ना एटॉमिक एनर्जी के जो हमारे क्या कहते हैं उसे चेयरमैन हैं, आप हेड कह लें या चेयरमैन कह लें। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है ना कब बना था बेटा, ये इसका सवाल पूछ सकता हूँ, 1956 के अंदर ये बनाया गया था। फाइंड द रिलेशनशिप सिमिलर टू द इनकरेज रिस्ट्रिक्ट। इनकरेज का क्या मतलब होता है? हौसला अफजाई करना, और रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? रोकना, सख्ती करना। तो इसका जो रिलेशन है वो क्या अपोजिट है, तो हम यहाँ देखेंगे किसमें हमारे पास, जिस तरह हमारे पास इसमें बनेगा, आप देखें कि गेन सक्सेस, दर्थ सरप्लस, दर्थ होता है शॉर्टेज को कहते हैं, सरप्लस होते हैं ज्यादती, इजाफा, किसी चीज की कमी हो जाना दर्थ हो जाएगा, और सरप्लस किसी चीज का ज्यादा हो जाना, तो ये इसका ऑप्शन ठीक बनेगा बी। डिवाइड 350 into 2 pairs in such a way that one exceed the other by 4। ये तो आसान सा सवाल है, उसने कहा कि इसे 350 को दो इस तरह से 2 हिस्सों में तकसीम करें, एक नंबर दूसरे से 4 बढ़ाओ। इसमें 10 का गैप है, ये वैसे नहीं हो सकता, इसमें भी 20 का गैप है, ये वैसे नहीं हो सकता, इसमें हमारे पास कितने 2 का गैप है, इसमें हमारे पास 4 का गैप है, ये ठीक है आंसर। आगे जो फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम, इस्लाम का पहला मुअज्जिन कौन है? हज़रत बिलाल साहब हैं। हज़रत बिलाल साहब जो हैं पहले मुअज्जिन ही है। पहले हिजरी में जब नबी पाक हिजरत करके पहुंचे थे, तो अब्दुल्ला बिन ज़ैद को ख्वाब आया था, उन्होंने नबी पाक को बताया कि इस तरह के अल्फाज अगर हम इस्तेमाल करें लोगों को बुलाने के लिए, अजान के लिए, तो आप इसमें क्या मशवरा देंगे? नबी पाक ने कहा बहुत अच्छा, आप ये अल्फाज बिलाल को सिखा दें, क्योंकि बिलाल की आवाज़ बहुत तेज थी उनकी आवाज़। तो बिलाल साहब ने फजर की अजान भी सवाल बना, पहले अजान कौन सी दी गई थी? फजर की अजान दी थी। फजर के अजान उन्होंने पहले अजान दी थी, बिलाल क्या थे? मौज़िन थे, मौज़िन रसूल भी कहेंगे हम। What were liquids that evaporate quickly is called? कौन से लिक्विड हैं जो क्या करें इजिली क्विकली क्या करें एवापोरेट हो जाती है, उन्हें क्या कहेंगे? वोलेटाइल कहेंगे। वोलेटाइल जल्दी से उड़ जाना। 66 है जी, पनामा का कैपिटल पनामा सिटी है। पनामा कैपिटल बेटा हमारे पास क्या है? पनामा सिटी है। इसी तरह से हमारे पास आगे चलते हैं। व्हाट इज जॉबरी? जॉबरी का मतलब क्या होता है? जॉबरी का मतलब ये होता है कंडक्ट ऑफ पब्लिक बिजनेस फॉर प्राइवेट गेन। सी ऑप्शन ठीक है, कि पब्लिक बिजनेस को आप अपना पर्सनल गेन, प्राइवेट गेन हासिल करने के लिए आप क्या करें? उसे इस्तेमाल करें। ओकोसंबो डैम के बारे में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो ये कंस्ट्रक्टेड ऑन वोल्टा रिवर। वोल्टा रिवर अफ्रीका में है, कहाँ पे है? ये बनेगा हमारे पास घाना में बनेगा, वोल्टा रिवर घाना में बनेगा, ठीक है, वहीं पे ये ओकोसंबो डैम बनाया गया है। अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन है, रोटेशन इस पूरा होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। राउंड अबाउट करेगा तो वो 24 घंटे भी कह सकता है, ये भी ठीक होगा। ये रोटेशन है जिससे हमारे दिन और रात बनते हैं। फिर एक रेवोल्यूशन है जो जमीन काटती है, चक्कर काटती है सूरज के गिर्द, वो 365 डेज 365 दिनों में मुकम्मल होता है, और उससे क्या बनता है? हमारे साल बनते हैं। रेवोल्यूशन से साल बनेंगे, रोटेशन से हमारे डेज एंड नाइट बनेंगे, दोनों सवाल बने। फिर इन द करेक्ट प्रीपोजिशन आई विल बी रेडी बाय द टाइम यू गॉट इट। तो बाय बेटा यहाँ हमारे पास ठीक होगा, बाय द टाइम होता है हमेशा। Which of the following country recently allowed the women to drive a car? उस वक्त का ये करंट अफेयर है, तो सऊदी अरब ने उस वक्त अलाउ किया था, नन ऑफ दीज इसमें से ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 72 है, इन अ विंडो पीसी द शॉर्टकट की फॉर डूइंग द लास्ट एक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहेंगे? कंट्रोल प्लस वाई।
ये होगा हमारे पास रीडू, कंट्रोल प्लस वाई होता है रीडू। रीडू क्या होता है बेसिकली, जो लास्ट एक्शन आप परफॉर्म करते हैं वही बार बार परफॉर्म होता रहेगा। अनडू पिछला परफॉर्म जो एक्शन आपने परफॉर्म किया उसे कैंसिल करने के लिए अनडू, कंट्रोल प्लस जेड जो होता है वो अनडू होगा, ये अनडू होगा पिछला जो एक्शन है उसे अनडू करने के लिए, खत्म करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। रीडू पिछले एक्शन को बार बार करने के लिए, कंट्रोल प्लस वाई। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है लुक एट दिस सीरीज। 58 है, फिर हमारे पास 52 है, 52 है, फिर 40 है, फिर 40 है, फिर 34 है। 34 के बाद उसने पूछा, देखिए 58 से 52 हुए 6 का डिफरेंस, 52 से 40 हुए 6 का डिफरेंस, 40 से 40 हुआ 6 का डिफरेंस, 40 से 34 हुआ 6 का डिफरेंस। तो 34 से 6 निकालने तो क्या 28 बचेगा आपके पास, 28 आंसर आ जाएगा। 18th नॉन अलाइड मूवमेंट समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड 25-26 अक्टूबर को 2019 में कहाँ हुई थी बेटा, ये उसने हमसे पूछा है, ये कहाँ पे हुई थी। तो ये बेटा जो है ना हमारे पास है 18 समिट नॉन अलाइड मूवमेंट की, करंट अफेयर का सवाल था ये भी उस वक्त। तो नॉन अलाइड मूवमेंट बेसिकली है क्या, 1961 के अंदर नेम NAM बनाई गई नॉन अलाइड मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाई गई। मतलब उस वक्त आप देखें ना कि पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम थी, दो ब्लॉक बन चुके थे, एक रशियन ब्लॉक, एक अमेरिका का ब्लॉक। तो कुछ मुल्क थे जिन्होंने कहा था हम किसी के साथ हमारा कोई अलाइन नहीं है, ना अमेरिका के साथ ना उसके साथ है USSR के साथ, रशिया के साथ। उन्होंने क्या बनाई थी, नैम बनाई थी। इसमें आप देखें कि जोसेफ ब्रोज टीटू जो था जागोस्लाविया का हेड, उसने वो था इसमें। सुकार्नो था इंडोनेशिया से, और इसी तरह से आप देखें जवाहरलाल नेहरू साहब थे इंडिया से। तो इन्होंने कहा था कि हम किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे, दोनों में से हम क्या आएंगे, नॉन अलाइड रहेंगे। तो 1961 की बात नैम का पूछता है कब बनी थी, साल का पूछेगा आपसे वो। इसी तरह से जो है ना वो इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं आपसे, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर था। और इसकी 2019 वाली जो मीटिंग है ये देख लीजिएगा कि कौन से साल में हुई थी, मेरे ख्याल शायद ब्राजील में हुई थी, ये कंफर्म नहीं है मुझे, आप ये गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आगे हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर कौन सी जूम परसेंटेज जो है नहीं होती है। हमारे पास देखें वर्ल्ड होगा एक, एक्सेल होगा, पीपीटी होगा, तीन हमारे पास ये सॉफ्टवेयर इनकी जूम परसेंटेज पूछता है। वर्ल्ड में हमारे पास कम से कम मिनिमम भी पूछेगा आपसे, मैक्सिमम भी 10% से 500% तक होती है जूम परसेंटेज, 10% से 500% तक होती है, मैक्सिमम 500%, कम से कम 10% इसमें वर्ल्ड में। एक्सेल में और पीपीटी में वही 10% कम से कम, ज्यादा से ज्यादा होता है 400%, 400%, मतलब 500% होती नहीं है, ये आपसे ठीक होगा। नॉट का कहा, नॉट वैलिड इन एक्सेल, एक्सेल में 500% होती नहीं है, 10 भी होती है, 100 भी होती है, 300 भी होती है, उसने पूछा। कम से कम 10% सारों में, ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड में 500, एक्सेल और पावरपॉइंट में 400%। अच्छा यहाँ से एक और सवाल बनाते हैं कि जी बताएं बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज कितनी होती है। तो तीनों में बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज होती है 100% बाय डिफॉल्ट, ठीक है। जूम इन जूम आउट करना मतलब तस्वीर कितनी बड़ी करके आपने देखनी है, इसका मतलब ये है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अंडर ब्रिटिश मोनार्क, कौन सा था, ये जॉर्ज पंजम था। ये 1911 की बात है, ये 1911 के अंदर 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंजम ने जो है ना इंडिया की जो है ना, इंडिया में इनकी दिल्ली में जब ताजपोशी हो रही थी ना, उस वक्त इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, उसे दोबारा से इकट्ठा कर दिया था, अनलमेंट को जो उसे खत्म कर दिया गया था। 1905 के अंदर अनलमेंट की गई थी, भी सवाल बनता है। बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे। लॉर्ड कर्जन था उस वक्त हमारे पास 1905 में। उसके बाद अंग्रेज हिंदुओं ने जो था, कांग्रेस ने, हिंदुओं ने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट चला दी उसके खिलाफ। स्वदेशी मूवमेंट का भी सवाल बनता है, ये पहली बाकायदा तहरीक थी हिंदुस्तानियों की अंग्रेज सरकार के खिलाफ। तो चलती रही, मुतालबा यह था कि इसे इकट्ठा किया जाए दोबारा से, हमें तकसीम कबूल नहीं है। आखिरकार 1911 के अंदर जॉर्ज पंजम ने इसे कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। ये 4-5 सवाल बनते हैं। प्रोसीजर ऑफ शटरिंग द गलस्टोन्स एंड किडनी स्टोन बाय शॉक वेव्स इज कॉल्ड। तो लिथियोथ्रिप्सी बेटा, लिथियोथ्रिप्सी में क्या होता है, जो हमारे गुर्दे के अंदर पित्त पथरी होती है उसे क्या करता है, वेव्स के जरिए तोड़ा जाता है। इसमें यही पूछा गया है सर हमसे।
आगे चलते हैं जी, आगे जी, चेंज द वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, डू यू नो माई फादर। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस, डू यू नो माई फादर। तो इसमें हमारे पास डू है, तो हमने इसे क्या इसमें कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। इज माई फादर वैसे आ गया, नोन टू यू, नोन तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है हमने, आगे हमारे पास नॉन आ जाएगा, ठीक है। टेंस नहीं चेंज किया, टेंस वही है, प्रेजेंट ही है हमारे पास, लेकिन हम क्या करते हैं, इस आर एम के जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इसमें क्या किया, इस का मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब को इजाफा करना होता है हमने हर हाल में, तो हमने क्या किया, इजाफा किया यहाँ पे इसका। क्वेश्चन नंबर 79 में, स्टडी ऑफ स्पाइडर इज कॉल्ड अर्चनोलॉजी। अर्चनोलॉजी क्या कहलाती है, हमारे पास स्टडी ऑफ स्पाइडर कहलाती है। इसके बारे में सवाल ये है, चिंगपिंग डैम कहाँ पे है जी, चाइना में। चिंगपिंग से आपको नाम से आइडिया हो रहा है कहाँ होगा, चाइना में होगा। आगे आइए, हमारे पास आ मेसन फिक्स्ड black tiles of square shape around a square room. There are 21 tiles on each side of the room. How many tiles did he need altogether? अच्छा देखिए, ये मेरे पास क्या है जी, एक कमरा है स्क्वायर, वो कह रहा है जी एक मेसन है, वो क्या कर रहा है जी, 21 टाइल लगा रहा है। मतलब यहाँ से उसने शुरू की 1 2 3 4 5, इस तरह से ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइलें लगाई उसने, एक साइड पर कितनी लगाई, 21। इधर भी उसने जब बनाई तो कितनी बनी, टोटल 21 बनी। ये वाली भी कितनी है, 21 है। इधर भी उसने जो लगाई कितनी लगाई, 21 लगाई, यहां से लेके यहां तक 21। अच्छा, यहां से लेके यहां तक भी हमारे पास उसने कितनी लगाई, 21 लगाई है। तो इस तरह से उसने क्या किया जी, 21 टाइल लगाना ईच साइड, हर एक साइड पे 21 टाइल। हाउ मेनी टाइल्स डिड ही नीड ऑल टुगेदर, कितनी टाइल उसे लगानी होगी। तो इसका जवाब तो आपका 21 ज़रब 4 बनता है, 4 साइड है तो कितना बनेगा आपके पास, 84। 84 सही आंसर नहीं है, 84 भी उसने ऑप्शन में दिया हुआ था, यहाँ नहीं है। इसका जो सही आंसर है बेटा वो 80 है। क्यों, देखिए जब यहां से लेके यहां तक मैं काउंट करता हूं तो ये वाली जो टाइल है कोने वाली, इसमें इधर वाली भी आपकी काउंट हो गई। इसी तरह से मैं जब इधर से इधर तक लेके जाता हूँ, फिर ये वाली टाइल दोबारा काउंट हो गई, इधर वाली भी दोबारा, ये भी काउंट हो गई। जब ऐसे काउंट करता हूँ 21, तो ये वाली भी काउंट हो रही है, ये वाली भी काउंट हो रही है। इधर से इधर 21 जब करता हूँ तो ये वाली भी काउंट हो रही है, ये वाली भी काउंट हो रही है। तो ये जो 4 टाइलें हैं ये 2 दफा काउंट हो रही है, 21 में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो वो जो 4 दफा एक्स्ट्रा इसे हम काउंट करें वो माइनस करेंगे, 84 में से 4 माइनस करेंगे, आपका 80 सही आंसर होगा, 80 आपका सही जवाब है। समझ आ गया आपको इसका कि कैसे 80 है। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है जी, लाला लाजपत राय वाज फेमस पंजाबी लीडर एसोसिएटेड विद आर्य समाज। लाला लाजपत राय साहब जो थे, ये भगत सिंह साहब जो थे उनके उस्ताद थे, गुरु थे उनके, ठीक है। तो इनके बारे में से, ये लाहौर से इनका ताल्लुक था। लाहौर में जो गुलाब देवी हॉस्पिटल है ना, ये फिरोजपुर रोड पे है मेरे ख्याल से, अरफा करीम टावर के करीब। वो असल में इनकी माँ थी, लाला लाजपत राय की माँ थी गुलाब देवी, टीबी से वो फौत हो गई थी। उनके नाम पे इसने फिर ये हॉस्पिटल बनवाना शुरू किया था। मुकम्मल जो हुआ इसके मरने के बाद हुआ था, ये मर गया था 1928 के अंदर, दिसंबर या आखिरी जो महीना था 1928 का, उसमें इसे लाठी चार्ज में बेचारे को मार दिया गया था। जबरदस्त आदमी था बेसिकली। विच बैटल लेड द बर्थ ऑफ खवारिज, तो खवारिज जो थे उनकी बर्थ कैसे हुई, सवाल। खारजी कौन थे बेसिकली, खारजी वो थे जब जंग सफैन हुई, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के आपस में जब जंग हुई, जंग सफैन, तो जंग सफैन के अंदर जब मतलब है कि बातचीत, जब जंग हारने लगे, हजरत अमीर मुआविया साहब की जो साइड थी, जब वो जंग हारने लगी, या दरमियान में जो है ना जी क्या किया गया, कुरान मजीद को जो है ना जी अल्लाह पे बुलंद कर दिया गया। मतलब ये था कि आपके दरमियान और हमारे दरमियान में जो कुरान पाक है वो क्या करेगा, फैसला करेगा। तो सालिस से बनाया गया कुरान पाक को, तो सालसी का कंसेप्ट ले आया गया कि एक बंदा आपकी तरफ से आ जाए, एक हमारी तरफ से आ जाए, दोनों बैठ के डिसाइड करें इस मसले का, मुकम्मल तौर पे जान छूटे इस मसले से, क्यों भाई लड़ाइयाँ हो रही हैं। दोनों सोल्यूशन तो चाहते थे दोनों पार्टी, तो दोनों तरफ से जब बंदे को बिठाया गया, एक तरफ हजरत आप देखें कि अबू मूसा अशरी जो थे उन्हें भेजा गया, दूसरी तरफ से अमर बिन आस थे, तो बातचीत हुई। तो बातचीत के बाद फाइनली जब डिसाइड किया गया, फैसला जो आके बाहर सुनाया गया, वो ये सुनाया गया, अबू मूसा अशरी साहब ने कहा कि जी मैं हजरत अली को मजूल कर रहा हूँ।
और उधर से मैं हजरत जो है ना जी अमीर माविया साहब को भी मौजूद करता हूँ, हमने ये फैसला किया। और जो खलीफा होगा कोई नया बंदा होगा जो हम सारों का मुतफिका होगा और वो इन सारे मसलों को हल करेगा। भाई हमने ये डिसाइड किया है। अबू मूसा अशरी साहब ने आके ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ जब ऐलान किया गया, अनाउंसमेंट की गई, तो उधर ये कहा गया कि मैं जो है हजरत अली को जो है ना माजूल कर रहा हूँ। तो अबू मूसा अशरी साहब ने भी क्या किया, उन्हीं को माजूल कर दिया है। तो जो खलीफा होंगे वो हजरत अमीर मुआविया साहब होंगे। ये अनाउंसमेंट की गई कि हमने ये फैसला किया अंदर। अब अंदर क्या बात हुई थी, क्या फैसला हुआ था, उन दो लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था। अब यहां से मसला हल होने के बजाय और भी खराब हो गया, और भी ज्यादा खराब हो गया। और उसके बाद जो है ना वहां से एक तीसरा फिरका निकला। उसने कहा कि यार ये बात ही गलत है। उसने कहा कि पहली बात तो सालिस का कंसेप्ट नहीं है कुरान पाक में, मुझे हमें दिखाया जाए। अगर सालिस तुमने बना लिया था दोनों पार्टीज ने, तो फिर अब उसका फैसला एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, इस तरह से जो है ना एक तीसरा जो फिरका निकला, उसने कहा नऊजुबिल्लाह ये दोनों ही वाजिबुल कत्ल है। तीसरा फिरका जो था उसने कहा कि हजरत अली भी जो है ना नऊजुबिल्लाह क्या है जी वाजिबुल कत्ल है, और हजरत अमीर मुआविया साहब भी क्या है वाजिबुल कत्ल है। उन्होंने तलवार निकाली, अपनी एक फौज बना ली, और उन्हें कहा गया खारजी। तो खारजियों की जो बर्थ थी वो गजवाए इसमें हुई थी, सफैन में हुई थी। गजवाए सफैन में इनकी बर्थ हुई। आगे चल के फिर इनकी जंग नहरवान जो ये जंग सफैन थी 1658 के अंदर। आगे चल के जंग नहरवान होगी इनके अली के साथ, खारजियों की तबाही कर देंगे अली। 4000 खारजी आए थे लड़ने के लिए। कहा जाता है किसी एक को भी नहीं भागने दिया। जंग नहरवान के बारे में सवाल बनेगा कि खारजियों का किसके खिलाफ थी जंग नहरवान? खारजियों के खिलाफ थी, क्योंकि खारजियों की जो बर्थ हुई वो जंग सफैन में हुई। मतलब उसके बाद से इशू खड़ा हुआ था ना सालसी का, और उसके बाद के ये मामला थे। तो ये जो है ना इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगा दोबारा से। जैकब जुम्बा के बारे में पूछा गया किसका प्रेसिडेंट था ये? तो जैकब जुम्बा साहब जो थे ये प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। आजकल साइरल रैमपूसा है। आजकल कौन है? साइरल रैमपूसा है अफ्रीका के प्रेसिडेंट। जरूर याद करना है, आपने पूछ लेते हैं अक्सर, करंट अफेयर का सवाल है ये भी। उसके बाद हिजर असवद के बारे में पूछा गया है जी। इंस्टॉल्ड ऑन द वॉल ऑफ काबा, मीनिंग ऑफ असवद। असवद का मतलब क्या? ब्लैक। असवद का देखिए हिजर असवद, ब्लैक स्टोन कहेंगे इसे हम। क्या कहेंगे? ब्लैक स्टोन। ब्लैक स्टोन। ओरिजिनली कलर इसका पूछा जाए तो क्या था? इस वक्त जो कलर अगर आपसे पूछे ना इस वक्त करंट कलर क्या है, तो ब्लैक है अभी, मतलब अभी ब्लैक है। ओरिजिनली कलर इसका व्हाइट था, ये भी सवाल बना है। हिजर असवद का ओरिजिनली कलर क्या था? व्हाइट था। हिजर असवद को बोसा देना क्या कहलाता है? इस्तलाम कहलाता है। ये भी सवाल बना है, इस्तलाम कहलाएगा। इसी तरह से आप देखें कि अभी रिसेंट ये जो पेपर हुए हैं पिछले दिनों से पूछा हुआ था, हिजर असवद कौन सी डायरेक्शन में है? तो ईस्टर्न साइड पे है। खाना काबा की जो ईस्टर्न साइड है वहां पे हिजर असवद लगा हुआ है। किसने दिया था? इस्माइल अलैहिस्सलाम को। ये भी सवाल बना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिब्राइल ने दिया था। जन्नत का पत्थर कहा जाता है। सलात खसूफ के बारे में पूछा गया है कि कब परफॉर्म की जाती है? तो लूनर इक्लिप्स के वक्त पढ़ी जाती है, मतलब चांद गिरहन के टाइम पढ़ी जाती है। ड्राट कैत के लिए तो नमाज इस्तिस्का बारिश के लिए होती है ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। वीपो इज द एब्रिविएशन ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये आज हमारे पास क्या? विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका एब्रिविएशन है। तो इसके बारे में जो है ना जी, ये आप देखें कॉपीराइट का जो मतलब है कि इशू है उसके हवाले से है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब एक चीज मेरी है तो मुझे उसका कॉपीराइट दिया जाएगा। कोई बंदा क्या करेगा, उसे कॉपी नहीं कर सकता। ये विपो जो है हमारे पास 1967 में बनी थी, जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ये दोनों तीनों सवाल बन सकते हैं, कब बनी थी विपो, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? जनेवा में है। 88 अजय मध्यामीर भाषा डैम इज इन द प्रिलिमिनरी स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, इट इज ऑन रिवर। तो दियामीर भाषा डैम के बारे में पूछा गया है। तो ये दरिया सिंध के ऊपर बनाया जा रहा है। दियामीर उस जगह का नाम है जहाँ ये बन रहा है। जीबी के अंदर जगह डिस्ट्रिक्ट है पूरा दियामीर, तो वहां पे ये बन रहा है दियामीर भाषा डैम। व्हेन अ गैस टर्न्ड इनटू लिक्विड द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो क्या, जब एक गैस को उसने कहा है कि हम क्या करते हैं लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या कहलाएगा हमारे पास? कंडेंसेशन कहलाएगा। एवापोरेशन, जब कोई लिक्विड एवापोरेट हो जाए, बुखारात में तब्दील हो जाए गैस की शक्ल में। ठीक हो गया जी। तो सब्लिमेशन में क्या होता है हमारे पास? सब्लिमेशन में जब आप किसी सॉलिड को गर्म करते हैं वो डायरेक्ट लिक्विड बने बगैर बुखारात में तब्दील हो जाए, वो सब्लिमेशन होता है। ईदी फाउंडेशन हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विस। ईदी साहब की जो दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस जो ईदी साहब की है, ईदी साहब की 2016 में डेथ हुई।
2016 में इनकी डेथ हुई है। लंदन प्राइज इन्हें दिया गया था 1988 के अंदर, ये भी सवाल बना। 1988 के अंदर रशिया का सबसे बड़ा अवार्ड लंदन प्राइज इन्हें दिया गया। दोनों तीनों सवाल बने। उर्दू के सवाल है हमारे पास 10। उर्दू नज़म के पहले शायर कौन है जी? नजीर अकबर आबादी है। वली मोहम्मद इनका नाम पूछा गया पेपर में, इनका असल नाम क्या था? वली मोहम्मद था। और उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर वो कुली कुतुब शाह, वो कुली कुतुब शाह उर्दू नज़म के पहले शायर जो होंगे वो नजीर अकबर आबादी होंगे। ठीक है, अवामी शायर भी इन्हीं को कहेंगे हम। वो सुबह वो छाऊं सितारों की और वो नूर देखे तो गश करे अरनी गोई ऊजे तूर। इस शेर में इल्म बयान की कौन सी सूरत आई है? तो ये बेटा हमारे पास क्या है? इस्तारा है। इस्तारा है हमारे पास। तूर का जिक्र, मतलब इस्तारा होता है जब आप तारीखी किसी वाक़े की तरफ, इंसिडेंट की तरफ, किसी आप इशारा कर रहे होते हैं बिल्डिंग की तरफ, तो वो आपका इस्तारा होता है। तशबीह में आप मतलब है किसी चीज़ की क्वालिटी की बेस पे क्या कर रहे होते हैं? तशबीह दे रहे होते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मान्यता करार दे रहे होते हैं। चार शुम्बा कौन सा दिन है? शुम्बा बेसिकली कहते हैं हफ्ते के दिन। शुम्बा होता है हफ्ता। उसके बाद यकशुम्बा, यकशुम्बा, फिर दो शुम्बा, फिर सह शुम्बा, फिर चार शुम्बा, फिर पंज शुम्बा। तो इस तरह से आप देखें, हफ्ता, एतवार, फिर सोमवार, फिर मंगल, फिर बुध। तो चार शुम्बा का पूछा है उसने। चार शुम्बा हमारे पास से बुध होगा बेटा, बुध के दिन को कहेंगे। वो पंच शुम्बा पूछता है, कभी सह शुम्बा पूछ लेगा आपसे। कवायद की रूह से सवाल ये है जी, मुरक्कब जिसमें कवायद का वो हिस्सा जिसमें मुरक्कब जुमलों और इबारतों से बहस की जाती है, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? नहव कहलाएगा। नहव। इसमें नहव और सर्फ में क्या फर्क है? इसमें जुमलों की बात हो रही है, जुमलों और इबारतों से बहस की जाएगी नहव में। और जो है ना जी, जो अल्फाज हैं या लफ्जों का, हाँ जी, इसमें लफ्जों और इबारतों से बहस की जाए अल्फाज से, तो वो हमारे पास सर्फ होगा। सर्फ में अल्फाज के साथ बहस की जाती है, जबकि नहव के अंदर जुमलों के साथ बहस की जाती है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, कौन सा जुमला दुरुस्त है? बराह मेहरबानी, ये वाला सी जो ऑप्शन है ये ठीक है बेटा। इसमें हम आपका जो सी ऑप्शन है, बराह मेहरबानी होता है, मेहरबानी करके का, बराह का मतलब भी होता है मेहरबानी करके। तो दो दफा ये करके ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। तो ये इसमें आपका ऑप्शन ठीक होगा। चैरिटी बिगिंस एट होम, तो इसका जो सही आंसर है बेटा हमारा अव्वल खैश बाद दरवेश। चैरिटी बिगिंस एट होम के पहले खुद अमल करो, अपने घर से काम शुरू करो, उसके बाद आपको आगे बाहर भी कामयाबी मिलेगी। शायद जो है ये शेरी मजमूआ है जॉन एलिया का। जॉन एलिया बड़े जबरदस्त किस्म के शायर, कराची से इनका ताल्लुक था। इनका असल नाम भी पूछ लिया जाता है, सबत असगर नकवी इनका असल नाम था। सबत असगर नकवी। हाँ, लाइट का था। चलें जी, वापस शुरू करते हैं। लाइट की वजह से इशू आया था। ये शायद के बारे में हम देख रहे थे 97 क्वेश्चन में। ये जॉन एलिया साहब का शेरी मजमूआ है। इनके बारे में ये सवाल भी बना है कि ये कहाँ दफन है। ये कराची के कब्रिस्तान में दफन है। कराची या सिंध का ऑप्शन ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98 है जी, गालिब का ये मशहूर मिसरा मुकम्मल कीजिए, मौत से पहले आदमी डैश निजात पाए क्यों, गम से निजात पाए क्यों। ये जो है ना जी, इसका शेर इस तरह से मुकम्मल होगा, गम से निजात पाए क्यों। क्वेश्चन नंबर 99 है डॉक्टर फरहान फतेहपुरी की इस मशहूर तसनीफ का नाम मुकम्मल कीजिए। उर्दू शोरा के तज़करे और तज़करा निगारी। ये है जी डॉक्टर फरमान फतेहपुरी साहब जो हैं, उनकी किताब का नाम। बाग बाग होना, खुश होना, बहुत खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। तो इस तरह से आपका ये जो पेपर है 100 मार्क्स का मुकम्मल हुआ। ये पैटर्न है, इसी पैटर्न पे आपका असिस्टेंट पंजाब पुलिस का आपका वाला पेपर होगा। आखिर पे अनाउंसमेंट हमारे नए बैच के हवाले से, हमारा नया सेशन जो शुरू होने जा रहा है असिस्टेंट पंजाब पुलिस के लिए या फिर असिस्टेंट SMGAD के लिए, या इसके अलावा आपको बताया कि जूनियर ट्रैफिक वार्डन की
165 सीटें अपकमिंग में हैं, अभी रिक्वेजिशन अप्रूव हुई है। सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव, ये जितनी भी सीटें आ रही हैं या आगे आएंगी या जिनके अभी एग्जाम होने हैं, जिस तरह लिटरेसी मोबिलाइजर का भी एग्जाम होना है, इन सब का सिलेबस ये जर्नल ही होता है। ये 10 सब्जेक्ट होती हैं। तो हमारा जो बैच होता है वो जर्नल होता है, उसमें 10 सब्जेक्ट ही कवर करवाए जाते हैं थारोली। कंसेप्ट आपके क्लियर करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई एमसीक्यूज टाइप पढ़ाएंगे। हमारा तरीकाकार जो है वो कंसेप्ट बेस आपको लेक्चर डिलीवर करना है। इतने सारे लेक्चर हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप में से मैक्सिमम लोगों ने लेक्चर सुने होंगे। अगर किसी ने नहीं सुना है तो वो लेक्चर पहले सुने, अपने आप को सेटिस्फाई करे और इस बात को इंश्योर करे कि वो देखे कि उसे हमारी क्लासेस से कितना फ़ायदा हो रहा है या कितना फ़ायदा होगा प्रिपरेशन के हवाले से। उसके बाद फिर वो हमें ज्वाइन करने के बारे में सोचे। खुद से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यही पास पेपर दोबारा से करें, इसे एनालिसिस करें, इसी पोर्शन को अच्छे से करें। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पे काम करें। तो इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।